अरे वाह, खाना इतना टेस्टी बना है कि मैं एक्स्ट्रा रोटी खा गया और मुझे पता भी नहीं चला। सच में कोमल बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, वरना भिंडी तो मैं कभी नहीं खाता, लेकिन आज तो भिंडी भी बहुत टेस्टी बनी है। हाँ भाभी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच में खाना बहुत लाजवाब बना है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सचिन और कोमल को नई नई शादी हुई है। आज कोमल ने पहली बार सबके लिए खाना बनाया है। सब उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाने के मामले में तो तू बिल्कुल अपनी सास पर गई है। तुझे पता है जब तेरी सास की पहली रसोई हुई थी ना, तो पूरे गांव के 2-4 घरों को न्योता दिया गया था और सरला ने इतनी स्वादिष्ट दाल बनाई थी। वाह भाई वाह, आज तक मैं उस दाल का स्वाद नहीं भूल पाई। दादी की बात सुनकर सचिन बोलता है, अरे दादी, ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तो खाना बनाने में दोनों सास बहू की खूब जमेगी। अरे हाँ बिल्कुल, भगवान ने मुझे कोई बेटी तो दी नहीं, इसीलिए कोमल ही मुझे अपनी बेटी और बहू दोनों जैसी लगती है। मैं इसे खूब प्यार से रखूंगी। सब लोग खाना खा लेते हैं, तभी सचिन बोलता है, अरे ये क्या, आप सबने मेरी वाइफ के हाथ के खाने की तारीफ तो कर दी, लेकिन उसे नेक नहीं दोगे क्या? तारीफ से काम नहीं चलेगा। सचिन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अरे कोमल बेटा, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। देखो, बच्चों की पसंद का मुझे पता नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे इन पैसों से खरीद लेना। राजेश 11,000 रुपए कोमल को देते हैं। और बेटा, ये मेरे सोने के कंगन हैं जो मैंने अपने बड़े पोते की बहू के लिए संभाल कर रखे थे। आज से ये तुम्हारे हुए। इसी तरह सरला भी अपनी बहू को सोने का हार देती है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर सरला अपनी बहू को घर के सारे काम समझाती है। कोमल भी सारा काम खत्म करके कमरे में जाती है और थोड़ी देर आराम करती है। दोपहर को सब हॉल में बैठे होते हैं। मम्मी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे कोमल, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैं चाय पीऊंगी? मम्मी जी, मुझे चाय बहुत पसंद है। 3 बजे के बाद तो मुझसे चाय के बिना रहा ही नहीं जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ बैठकर चाय का आनंद लिया जाए। अरे बेटा, ये तो तूने बिल्कुल सही किया। तीनों सास बहू बैठकर बातें कर ही रही होती हैं कि तभी बाहर से राजेश भी आ जाते हैं। उसी समय शिवम और सचिन भी घर में आ जाते हैं। कोमल उनके लिए भी चाय ले आती है। सब बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। सचिन, तुम दोनों कहीं घूमने नहीं जा रहे हो क्या? अरे अभी ऑफिस से छुट्टी मिल रही है, बाद में तो फिर काम में ही उलझ जाओगे। हाँ भैया, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो हनीमून शादी से पहले ही प्लान कर लेना चाहिए था, ताकि शादी के बाद सीधे प्लान एग्जीक्यूट कर देते। शिवम की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। भाई, हम तेरी तरह एडवांस नहीं है। हम तो सीधे साधे लोग हैं, अरेंज मैरिज में विश्वास रखने वाले। हमारी सारी प्लानिंग तो अभी होगी। वैसे हनीमून तो होता रहेगा, लेकिन अगर हम सब फैमिली ट्रिप प्लान करें तो कैसा रहेगा? अरे बावले, ये तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है, हमारा क्या है? हम तो कभी भी चल पड़ेंगे। और नहीं तो क्या, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। चुपचाप बहू को लेकर उसकी मनपसंद जगह घुमा कर ला, यहाँ बैठा बातें बना रहा है। दादी सचिन के कान हल्के से खींचती है। सचिन कोमल से पूछकर मनाली की टिकट बुक करता है और दोनों हनीमून के लिए मनाली चले जाते हैं। मनाली की खूबसूरत वादियां देखकर कोमल खुश हो जाती है। वाह, कितना प्यारा नजारा है। सचिन, तुम्हें पता है, बचपन से मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है। मैं दोस्तों के साथ ऋषिकेश, मसूरी, शिमला, लोनावला सब देख चुकी हूँ। बस मनाली रह गया था। मुझे क्या पता था कि मनाली का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ इतना खूबसूरत होगा। थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल हनीमून के लिए। अरे, इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैंने तो पहले से सोच रखा था कि शादी के बाद हनीमून मनाली ही मनाऊंगा। दोनों एक खूबसूरत कैफे में जाते हैं। वहां बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करते हैं। सचिन कोमल की प्यारी प्यारी रील्स भी बनाता है, जिन्हें कोमल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करती है। देखो, हम दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। इस वाली फोटो पर तो 2 घंटे में ही 5000 लाइक्स आ गए, जबकि मेरे फॉलोवर्स भी इतने कम हैं। हाँ, सच में प्यारे लग रहे हैं। कहीं पड़ोसी की नजर न लग जाए। सचिन की बात सुनकर कोमल मुस्कुरा देती है। इस तरह 4-5 दिन मनाली में एंजॉय करने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। भैया भाभी, मैंने इन 4-5 दिनों में आपको बहुत मिस किया। भाभी, आपको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन हमें तो आपकी आदत हो गई है। आपके बिना घर बिल्कुल सूना लग रहा था। सच में देवर जी, आप कितने प्यारे हो। मैंने भी आपको बहुत याद किया। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी। अरे तुम दोनों देवर भाभी का प्रेम मिलाप हो गया हो तो बहू को कमरे में जाकर आराम करने दो। इतनी दूर से आए हैं, यात्रा की है, थकान हो जाती है। अरे हाँ दादी, मैं तो भूल ही गया। भाभी, बैग मुझे दे दो। भैया भाभी, मैं आप दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लाता हूँ। शिवम उनका सामान कमरे में रख देता है और फिर अपने हाथों से दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लाता है। सभी घर वाले साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। कोमल के अपने ससुराल में बहुत अच्छे दिन बीत रहे थे। उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं और वो सबकी लाडली बन जाती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसन सविता घर पर आती है।
सरला, तू तो बड़े कहती थी कि एक बार मेरे बेटे की शादी हो जाने दे, उसके बाद मैं भी भगवान में ध्यान लगाऊंगी, घर का काम मेरी बहू संभाल लेगी। लेकिन अब क्या हुआ, तुझे तो अभी भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे मेरी बहू को आए अभी दिन ही कितने हुए, सारा काम उस पर अकेले छोड़ दूं क्या? दोनों पड़ोसन हंसी मजाक कर रही होती हैं, तभी दादी भी वहां आ जाती हैं। अम्मा, मैं तो सरला को कीर्तन में बुलाने आई थी। अब आपका तो मुझे पता है, आपसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, लेकिन इसे तो आना चाहिए। अरे बुढ़ापे में भगवान के भजन नहीं करेगी तो कब करेगी? सविता देख, कीर्तन में तो ये आ जाएगी, लेकिन मेरी बहू अभी बूढ़ी नहीं हुई है, अभी तो इसके साथ साथ ये भी जवान है। दादी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। हाँ तो ठीक है दादी, अपनी जवान बहू को भेज देना, मैं मोहल्ले में 1-2 घर और बता देती हूँ। इस तरह सविता सरला को कीर्तन का बुलावा देकर चली जाती है। थोड़ी देर में घर का काम खत्म करने के बाद सरला भी कीर्तन में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। शिवम अपना फोन चला रहा होता है। अचानक उसके सामने एक वेडिंग रील आ जाती है। अरे देखो भैया, कितनी शादियां हो रही हैं आजकल, मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड वेडिंग रील से भरा पड़ा है। अरे इंस्टाग्राम की तो बात ही छोड़ दो, पड़ोस में ही देख लो कितनी सारी शादियां हैं। एक दिन में 2-2 और संडे वाले दिन तो 4 शादियां हैं हमारे मोहल्ले में। भैया आप सही कह रहे हो, आजकल लोग मार्च में ज्यादा शादियां करने लगे हैं। दोनों भाइयों की बात सुनकर दादी बोलती हैं। अरे आजकल नहीं बेटा, शादियां तो पहले से ही मार्च में ज्यादा होती हैं। लोग या तो होली के आसपास शादी करते हैं या दिवाली के, क्योंकि इन दिनों शुभ मुहूर्त होते हैं। अब तुम अपने मम्मी पापा को ही देख लो, इनकी शादी भी तो मार्च में ही हुई थी। दादी की बात सुनकर कोमल बहुत एक्साइटेड हो जाती है। क्या सच में दादी? फिर तो मम्मी पापा की शादी की एनिवर्सरी आने वाली है। आपने तो बिल्कुल सही समय पर बता दिया। हाँ बिल्कुल सरला, मुझे लगता है 2 दिन बाद ही तुम्हारी शादी की सालगिरह है। वाह दादी, थैंक यू सो मच, आपने तो मुझे आइडिया दे दिया। इस बार हम मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अरे क्या मनाना, आप ही बच्चों को क्या क्या बताने बैठ गई। और कोमल, तुम भी बच्चों जैसी बातें करती हो। बताओ, इस उम्र में हम एनिवर्सरी मनाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? मम्मी, प्यार उम्र नहीं देखता और सेलिब्रेशन का भी कोई समय नहीं होता। जब मन करे तब सेलिब्रेट कर लो। और फिर ये तो आपकी शादी की सालगिरह है, जश्न तो जरूर होगा, है ना शिवम भैया? हाँ बिल्कुल, भाभी सही कह रही है, मैं भाभी के साथ हूँ। कोमल, शिवम और सचिन मिलकर मम्मी पापा का सालगिरह मनाने की प्लानिंग करने लगते हैं। भाभी मुझे लगता है हम सबको फैमिली डिनर पर जाना चाहिए, बाहर रेस्टोरेंट में ही केक काट लेंगे। मुझे लगता है मम्मी पापा को घर पर सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि दादी हमारे साथ रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे और सेलिब्रेशन का मजा तो पूरी फैमिली के साथ आता है। हाँ, घर पर सेलिब्रेट करना बिल्कुल सही रहेगा। कोमल, तुम सामान की लिस्ट बना दो, मैं ऑफिस से आते हुए सब ले आऊंगा। अगले दिन कोमल सुबह जल्दी उठती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर शिवम और सचिन का टिफिन पैक करती है। उसके बाद सचिन को सारे सामान की लिस्ट दे देती है। ऑफिस से आते हुए सचिन सारा सामान ले जाता है। शिवम और कोमल मिलकर सारा सामान टेबल पर सजा देते हैं। दोनों घर की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं और दादी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। मम्मी पापा जल्दी आइए, हॉल में यहाँ कुछ है, मैंने अभी देखा है। कमरे से राजेश और सरला जल्दी जल्दी बाहर आते हैं। जैसे वो हॉल में आते हैं, शिवम और कोमल तुरंत लाइट्स ऑन कर देते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी पापा। अरे बच्चों, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। देखो, मैं तो बिना चप्पल पहने ही भागी चली आई। तुम दोनों बड़े शरारती हो, हमसे छुपकर इतना सब कर लिया। हाँ बिल्कुल, साल में एक ही बार आती है आपकी शादी की सालगिरह। अगर इस दिन को भी हम स्पेशल ना बनाएं तो क्या फायदा हमारी देवर भाभी वाली बॉन्डिंग का, है ना शिवम भैया? हाँ भाभी बिल्कुल, चलो चलो बातें बाद में, पहले केक कट करते हैं। राजेश और सरला पूरी फैमिली के साथ मिलकर केक काटते हैं। पापा, मम्मी को केक खिलाइए, मैं आप दोनों की फोटो क्लिक करूंगी। अरे नहीं बच्चों, रहने दो, इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। ये तुम सबकी सेलिब्रेशन की उम्र है, हम तो बूढ़े हो गए। मम्मी, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, जैसा कोमल कह रही है वैसा ही कीजिए, मैं फोटो लेने के लिए तैयार हूँ। कोमल, शिवम और सचिन मिलकर दोनों की बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करते हैं। लेकिन जैसे ही सरला राजेश के हाथ से केक खाती है, उसे अचानक उल्टी हो जाती है। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागती है। अरे क्या हुआ तुझे? केक पसंद नहीं आया? क्या हुआ जो उल्टी करने भाग गई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी, लगता है मम्मी को इस फ्लेवर से एलर्जी है, रुकिए मैं पानी लेकर आती हूँ। कोमल सरला को पानी देती है। थोड़ी देर बाद सरला बेहतर महसूस करने लगती है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। दादी अपने कमरे से सरला के लिए खूबसूरत बनारसी साड़ी लेकर आती है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अरे माँ, यह तो नाइंसाफी है, आपको अपनी बहू को गिफ्ट दे दिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अरे तेरा तो जो मन करे अपने पैसों से खरीद लेना।
दादी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद कोमल और सचिन अपने कमरे में चले जाते हैं। कोमल दिन भर की सारी तस्वीरें देखने लगती है। देखो सचिन, इसमें मम्मी पापा कितने प्यारे लग रहे हैं। इसे तो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। #ब्यूटीफुल कपल, #नो नजर प्लीज, #लुकिंग स्वीट टुगेदर। इतना काफी है या कुछ और लिखूं? अरे नहीं, इतना काफी है, पोस्ट कर दो, मैं भी लाइक कर देता हूँ। इस तरह कोमल अपने सास ससुर की एनिवर्सरी वाली फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके सो जाती है। अगली सुबह होती है। जैसे पड़ोसन सविता की बेटी निकिता अपना इंस्टाग्राम खोलती है, उसके होम पेज पर ही राजेश और सरला की एनिवर्सरी वाली फोटो दिखाई देती है। सविता भी पास ही बैठी होती है। वो फोन देखकर तुरंत बोल पड़ती है, अरे जरा दिखाना, ये तो अपनी पड़ोस वाली सरला है ना। हाँ मम्मी, वही है। काकी और काका देखो ना, साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे क्या खाक प्यारे लग रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें इस उम्र में एनिवर्सरी मनाते हुए। इन्होंने तो बिल्कुल शर्म लाज उतार कर रख दी है। सविता बात कर ही रही होती है कि तभी उसके घर पर पिंकी आ जाती है। सविता, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया और कितना टाइम लगाओगी। अरे तुम ये सब छोड़ो, जरा ये देखो, पड़ोसन सरला को इस उम्र में एनिवर्सरी मना रही है। बच्चों के सामने तरह तरह की फोटो खिंचवा रही है, शर्म नहीं आती। सविता अपनी बेटी का फोन लेकर पिंकी को सरला और राजेश की तस्वीरें दिखाती है। पिंकी भी सविता की तरह बातें बनाने लगती है। दोनों पड़ोसन काफी देर तक यही चर्चा करती रहती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजेश और सरला अपने कमरे में बैठे होते हैं। आज मोहल्ले में लड़कियों का एक कंपटीशन था। हमारे पड़ोस वाली निकिता डांस में फर्स्ट आई और पिंकी की बेटी मेहंदी कंपटीशन में। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी। मेरा मन कर रहा था काश आज मेरी भी कोई बेटी होती तो वो भी ऐसे स्टेज पर खड़ी होती। तो मैं तो पहले से ही बेटी का बहुत शौक था, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। हाँ, मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी भगवान से। मैं तो तीसरा बच्चा करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन हुआ तो बिल्कुल उल्टा। मेरी अपनी बेटी का सपना ही रह गया। कोई बात नहीं, अब हमारी बहू आ गई है, वो बिल्कुल बेटी की तरह हमारा ख्याल रखती है। और कुछ दिनों बाद हम शिवम की शादी भी कर देंगे। तब घर में एक नहीं बल्कि दो बेटियां आ जाएंगी। आखिर बहू भी तो बेटियां ही होती हैं। इस तरह राजेश सरला को समझा देता है। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। कोमल घर में सबसे पहले उठती है। वो पहले पूरे घर की साफ सफाई करती है, फिर नहा धोकर मंदिर में पूजा करती है। इधर दादी, सरला और राजेश भी उठकर हॉल में आ जाते हैं। लो दादी, आपकी कम मीठी वाली चाय और आपके लिए हेल्दी और टेस्टी पोहा। पापा जी, ये रही आपकी चाय और ये आपका नाश्ता। कोमल सबको चाय नाश्ता देकर रसोई में चली जाती है, लेकिन जैसे ही सरला चाय पीती है उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं कमरे में जाकर आराम करती हूँ। कोमल, तुम मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊंगी। सरला अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन उसका पेट दर्द बढ़ता ही जाता है। तभी कमरे में राजेश आता है। अरे सरला, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? नहीं, ये वो पेट दर्द नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो फिर कैसा पेट दर्द है? मुझे बताओ, मैं दवाई लेकर आता हूँ। सरला थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, दरअसल मैं पेट से हूँ, इसीलिए मुझे बार बार उल्टियां और चक्कर आ रहे हैं और पेट में दर्द भी हो रहा है। अरे भगवान, कैसी बातें कर रही हो? आखिर ये कैसे हो गया? मुझे क्या पता कैसे हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अकेले थोड़ी कुछ किया है। अब हम क्या करें? अगर बच्चों को पता लग गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मुझसे तो अपने बच्चों से नजर भी नहीं मिल रही। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? और अम्मा को कौन संभालेगा? वो तो मुझे जिंदा ही मार देंगी। मुझे इस घर में रहने नहीं देंगी। आप कुछ कीजिए ना, मैं इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। सरला, तुम टेंशन मत लो, हम मिलकर इसका कुछ समाधान निकाल लेंगे। चलो पहले तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। क्या पता तुम्हें वहम हुआ हो और जैसा तुम सोच रही हो वैसा हो ही ना। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता राजेश। हाँ, चलो ठीक है, जो भी होगा डॉक्टर के पास जाकर क्लियर हो जाएगा। परेशान राजेश कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि शांति दादी पड़ोसन के पास बैठी है। कोमल घर के कामों में लगी हुई है और सचिन और शिवम ऑफिस जा चुके हैं। कोमल, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है पापा जी। इस तरह राजेश सरला को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। अस्पताल में मौजूद गायनिकोलॉजिस्ट रीना से उसकी मुलाकात होती है। काकी, आपको क्या हुआ? आप यहाँ कैसे? मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। डॉक्टर को ज्यादा कुछ बताए बिना सरला चुप हो जाती है। डॉक्टर रीना उनका अल्ट्रासाउंड करती हैं और फिर शांत शब्दों में कहती है, आपको पहले कितने बच्चे हैं? इस उम्र में डिलीवरी थोड़ी रिस्की हो सकती है, आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, स्टोर से ले लेना।
डॉक्टर की बात सुनकर राजेश और सरला की आंखें नीचे झुक जाती हैं। अब उनका शक भी पक्का हो जाता है। डॉक्टर, दरअसल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। पता नहीं ये गलती से कैसे हो गया। इस उम्र में बताओ, क्या मैं बच्चा पैदा करती हुई अच्छी लगूंगी? मैं आपकी बात समझ रही हूँ काकी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में बच्चा 13 हफ्तों से ज्यादा का है। अब हम इसे अबॉर्ट नहीं कर सकते, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए आपको डिलीवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर रीना सरला और राजेश को समझाकर घर भेज देती है। अरे तुम दोनों डॉक्टर के यहाँ ही गए थे या फिर अपने पुराने दिन याद कर रहे थे, जैसे जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, डॉक्टर का बहाना बनाकर फिल्म देखने चले जाते थे? दादी की बात सुनकर रसोई में काम कर रही कोमल हंसने लगती है। क्या सच में दादी, मम्मी पापा ऐसा करते थे? और नहीं तो क्या, फिल्मों का इतना शौक था कि अगर कभी राजेश को टाइम नहीं मिलता था तो ये खाना पीना तक छोड़ देती थी, और शाहरुख खान की तो एक भी फिल्म नहीं छोड़ी इसने। इधर दादी और कोमल मजाक में लगी रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरला और राजेश की सांसें तेज तेज चल रही होती हैं। उन्हें डर लग रहा है कि घर में सरला की प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताएं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। 4 महीने का बच्चा पेट में दिखने लगता है, अगर मैं घर वालों को ना भी बताऊं तो भी पता चल जाएगा। अम्मा को तो वैसे भी मुझ पर शक हो रहा है, आप कुछ करो ना। भाग्यवान, मैं क्या करूं? मैंने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बच्चों को ये सच कैसे बताऊं? दोनों अपने कमरे में बैठे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खटखटाते हुए शिवम अंदर आता है। मम्मी पापा, आप कौन से सच की बात कर रहे हो? आखिर क्या छुपा रहे हो आप लोग हमसे? शिवम की बात सुनकर राजेश और सरला घबरा जाते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था मम्मी, दरअसल मेरी ब्लैक पैंट नहीं मिल रही है, आप देखकर बता दो कहाँ रखी है। शिवम की बात सुनकर सरला की जान में जान आती है। वो शिवम के कमरे में जाकर उसकी ब्लैक पैंट ढूंढकर उसे दे देती है। अरे देखो ना मम्मी, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इस बार संडे को हम शॉपिंग करने चलेंगे। अरे अब तू छोटा बच्चा थोड़ी रह गया है जो मेरे साथ कपड़े खरीदने जाएगा। हाँ मम्मी, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब तक मेरी वाइफ नहीं आ जाती तब तक तो आपको ही मेरे ये सारे काम करने पड़ेंगे ना। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी दादी वहां आ जाती है। अरे देखो, आजकल के बच्चे तो शादी के नाम से ही कितने खुश हो जाते हैं, और एक हमारा जमाना था कि शर्म के मारे दूर भागते थे। लड़के भी अपने मुंह से शादी की बात नहीं करते थे। शिवम अलमारी के पास से चलकर दादी के पास आता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दादी आपके और हमारे जमाने में बहुत फर्क है, हम तो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं ना। इतने में कोमल भी वहां आ जाती है। कोमल बहू, ये तुम्हारा इकलौता देवर है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। देखो, कपड़े खरीदने के लिए भी मुझसे कह रहा है। अरे भाभी को तो अपने पति और सास ससुर से ही फुर्सत नहीं है, इनके घर के काम खत्म होंगे तब ना ये मुझ पर ध्यान देंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भैया भी कह रहे थे कि इस संडे शॉपिंग करने चलेंगे। अरे भाभी, शॉपिंग तो रहने दो, आप मेरे लिए भी अपनी जैसी कोई संस्कारी सी कन्या ढूंढ दो, और अगर आपको कोई सगी बहन हो तो वो भी चलेगी। शिवम की बात सुनकर सब लोग और जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार संडे का दिन आ जाता है। शिवम नहा धोकर तैयार होकर नीचे हॉल में आता है। कोमल और शिवम मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और बाहर से ही खाना खाकर घर आते हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे सरला, तू दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, अपनी सेहत क्यों बिगाड़ रही है? इस मोटे पेट के साथ चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आज से तेरा खाना पीना बंद। दादी, खाना पीना छोड़ने से मोटापा कम नहीं होता, बल्कि कमजोरी आती है। मम्मी को तो वैसे भी उल्टियां और चक्कर आते रहते हैं। मम्मी, आप हल्का खाना खाया करो। मैं आज से आपके लिए डिनर में दलिया और खिचड़ी बनाया करूंगी। हाँ, ये सही रहेगा, वरना ये तो खुद अपना ध्यान नहीं रखेगी और पड़ोस वाली मोटी सविता की तरह हो जाएगी। देख, वो घर से 4 कदम भी नहीं चल पाती। दादी और कोमल तो आपस में बातें करती रहती हैं, लेकिन सरला के मन में यही चल रहा होता है कि आखिर वो सबको कैसे बताएं कि उसका पेट क्यों बढ़ रहा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन पिंकी और सविता सब्जी लेने मार्केट जा रही होती हैं। अरे पिंकी, तूने एक बात गौर की है? आजकल सरला घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ बहन, ये तो सही कह रही हो, मैंने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा। हाँ, कल आंगन में टहल रही थी तो देखा था। इसका पेट इतना बड़ा हो रहा है जैसे वो पेट से हो। हाँ, मैंने भी उसे कई बार उल्टी करते देखा, लेकिन क्या इस उम्र में वो बच्चा पैदा करते हुए अच्छी लगेगी? अरे अब ये तो वही जाने, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। दोनों पड़ोसन बातें करते हुए सब्जी खरीदती हैं और फिर अपने अपने घर लौट जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सरला अपने कमरे में उदास बैठी होती है, तभी राजेश वहां आता है। राजेश, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर 10 दिन में हमने घर वालों को कुछ नहीं बताया तो इन्हें खुद ही पता चल जाएगा। वैसे भी अम्मा तो अभी से कहने लगी है कि मेरा पेट मोटा हो गया है। हाँ सरला, अब हम इस बात को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। हमें घर वालों को बताना ही पड़ेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं।
राजेश और सरला आपस में बातें कर ही रही होते हैं कि तभी कोमल वहां से गुजरती है। वो दोनों की बातें सुन लेती है। जैसे ही राजेश कमरे से बाहर निकलता है, कोमल तुरंत मौका देखकर सरला के पास जाती है। मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप और पापा हमसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि कुछ दिनों से आप दोनों बहुत परेशान हो। अगर कोई बात है तो हमें बताओ, बात शेयर करने से आपको अच्छा लगेगा। कोमल की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। बात तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर सरला कोमल को सारी बातें बता देती है। अरे मम्मी, इसमें रोने और घबराने वाली क्या बात है। ये तो एक इंसिडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता है। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा मेहमान आने वाला है। लेकिन इस उम्र में मैं बच्चा पैदा करते हुए अच्छी लगूंगी क्या? मेरे 2 बच्चे हैं। अब तो मेरी पोते पोतियों को खिलाने की उम्र है, लेकिन मैं तो फंस गई हूँ। डॉक्टर ने अबॉर्शन से भी मना कर दिया है। मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं बाकी सब लोगों को बता दूंगी। कोमल सरला के दिल की सारी बातें समझ जाती है और उसे हौसला देती है। दोनों सास बहू काफी देर तक बैठकर बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। कोमल रसोई में जाकर डिनर की तैयारी करती है। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक सरला को उल्टी आने लगती है। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ चली जाती है। सरला, ऐसा तो तेरे साथ तब होता था जब शिवम तेरे पेट में था। कहीं तो हम सबसे कुछ छुपा तो नहीं रही? इससे पहले कि दादी कुछ और कह पाती, कोमल तुरंत बोल पड़ती है। हाँ दादी, आपने बिल्कुल सही समझा। हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। नन्हा मेहमान? मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अगर नन्हा मेहमान आने वाला है तो उल्टियां मम्मी को क्यों हो रही हैं? आपको होनी चाहिए ना भाभी। तब कोमल शिवम, सचिन और दादी को सारी बात साफ साफ बता देती है। ये सुनकर शिवम और सचिन की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? इस उम्र में बच्चे पैदा करोगे? अरे थोड़ा तो शर्म कर लेते। आज क्या हो गया तुम लोगों को? अम्मा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा मेरे घर से। गुस्से में दादी अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर कोमल सचिन को समझाने की कोशिश करती है। मैं अपने दोस्तों के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जब उन्हें पता चलेगा कि इस उम्र में मेरे बच्चे नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। सचिन, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। कम से कम तुम तो मम्मी पापा की स्थिति समझो। उन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। अगर हम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसे चलेगा? कोमल, मैं तुम्हारी तरह इतना ओपन माइंडेड नहीं हूं। मैं सच में इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा और तुम मम्मी पापा के सामने नॉर्मल बिहेव करोगे। कोमल काफी देर तक सचिन को समझाती रहती है। आखिरकार सचिन को बात समझ आने लगती है। अगली सुबह कोमल अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो उनके लिए हेल्दी सूप बनाती है, लंच में सलाद और फ्रूट्स जूस देती है। उधर दादी बीच बीच में सरला को ताने मारती रहती हैं। धीरे धीरे ये बात पड़ोसियों के कानों तक भी पहुंच जाती है। एक दिन सविता और पिंकी सरला के घर आती हैं। अरे सरला, मेरा पेट तो मैंने खा खा कर मोटा किया, लेकिन तेरे पेट को क्या हो गया? तू तो अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखती थी, इतना वजन कैसे बढ़ा लिया? तभी पिंकी हंसने लगती है। अरे बहन, अकेली ये सरला का वजन थोड़ी है, सरला के बच्चे का भी वजन इसमें जुड़ गया। वैसे सरला, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही हो। दोनों पड़ोसनों की बात सुनकर सरला की नजरें नीचे झुक जाती हैं। तभी कोमल वहां आ जाती है। अरे आंटी, आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? जो मम्मी के साथ हुआ वो आप दोनों में से किसी के भी साथ हो सकता है। गलती से हो गया तो अब हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इन्हें डीमोटिवेट करना चाहिए। और सच कहूँ तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। कोमल पड़ोसनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती। वो सरला को 2-4 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। अरे बहू, ये समाज है, समाज में 4 लोग रहते हैं, सबकी इज्जत होती है। अब बुढ़ापे में ऐसा काम करोगे तो लोग 2 बातें तो बनाएंगे ही। दादी, हमें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। हमारी नजरों में ये गलत नहीं है। वैसे भी बच्चे भगवान का वरदान होते हैं और भगवान का ही रूप होते हैं। हमारे घर में या तो भगवान कृष्ण आएंगे या माता लक्ष्मी, तो हमें इस बात की खुशियां मनानी चाहिए। कोमल की बातें सुनकर दादी को भी थोड़ा एहसास होता है कि जो कुछ हुआ है उसमें सरला की कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे दादी भी इस बात को स्वीकार कर लेती हैं। सरला को भी थोड़ा हौसला मिल जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। कोमल पूरे मोहल्ले की बातें सुनकर घर पर एक बेबी शावर रखने का फैसला करती है। वो घर को बहुत अच्छे से सजाती है और माइक लेकर सबके सामने बोलती है। दरअसल लोगों को लग रहा है कि मम्मी इस उम्र में प्रेग्नेंट है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये सब उनके हाथ में था? क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया कि इस उम्र में बच्चा पैदा करें? नहीं ना। तो फिर आप सब उनका दोष कैसे निकाल सकते हो? मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने बेबी शावर का छोटा सा फंक्शन रखा है। आप अपनी नेगेटिव बातें छोड़कर माँ और बच्चे को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ हो। कोमल की बातें सुनकर मोहल्ले की औरतों पर काफी असर पड़ता है
और अब वो सरला के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करने लगती हैं। हाँ कोमल सही कह रही है। वैसे सरला अगर बेटी हुई तो तेरी तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। लगता है तूने भगवान को मजबूर कर दिया, तभी तो 26 साल बाद तेरी सुन ली। सविता की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अगर बेटी हुई तो उसका नाम राधा रखेंगे, और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम कान्हा। सभी लोग हंसते हुए फंक्शन का आनंद लेते हैं, गाने बजते हैं, सब नाचते हैं। सरला की गोद भराई की रस्म होती है और दादी उसे आशीर्वाद देती है। इस तरह फंक्शन खुशी खुशी पूरा हो जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सचिन ऑफिस से लौटते समय एक दुकान पर रुकता है। दुकान में एक छोटी सी बच्ची की बहुत प्यारी ड्रेस टंगी होती है। सचिन को वो ड्रेस बहुत पसंद आ जाती है। सचिन गाड़ी साइड में लगाकर वो ड्रेस खरीद लेता है और साथ में छोटे छोटे जूते भी ले लेता है। घर पहुंचकर वो सबको आवाज लगाता है, दादी, कोमल, मम्मी, सब यहाँ आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। सचिन जैसे ही बैग से बेबी की ड्रेस और जूते निकालता है, ये देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। मम्मी, अगर मेरी बहन हुई तो मैं उसे ये ड्रेस पहनाऊंगा और ये जूते भी। इतना कहकर सचिन चुप हो जाता है और फिर धीरे से बोलता है, मम्मी पापा मुझे माफ कर दो। कोमल ने आपको समझ लिया, लेकिन मैं आपका बेटा होकर भी आपको नहीं समझ पाया। तभी शिवम भी वहां आ जाता है। हाँ मम्मी पापा, जाने अनजाने में मैंने और भैया ने आप दोनों को बहुत दुख पहुंचाया है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब आप लोग फिक्र मत करो, मैं और भैया मिलकर सब कुछ अच्छे से संभालेंगे। सचिन और शिवम को ऐसे सरला का ख्याल रखते देखकर दादी और कोमल को बहुत अच्छा लगता है। राजेश भी मन ही मन खुश हो जाता है। अगर परिवार का साथ हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत भी झेल सकता है। सच में परिवार ही सब कुछ है। मैं आज बहुत खुश हूं कि बहू के रूप में मुझे बेटी मिली और मेरे बेटों ने भी मुझे समझा। इसी तरह हंसी खुशी दिन बीतते जाते हैं। कोमल, सचिन और शिवम मिलकर सरला का बहुत ध्यान रखते हैं। आखिरकार डिलीवरी का दिन आ जाता है। सरला को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सब लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। देखना, बेटी ही होगी। मैंने भगवान से बेटी मांगी है, मेरी छोटी बहन आएगी। चुप हो जा पगले, बेटा हो या बेटी बस ठीक ठाक हो जाए। मेरी पोती या पोता और बहू दोनों स्वस्थ रहे, हे भगवान कृपा करना। सब लोग थोड़े नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रीना बाहर आती है और उनके हाथ में एक नवजात बच्ची होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। ये सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बहन आएगी, जरा मुझे दो। अरे ये कितनी प्यारी है, कितनी छोटी सी। हाँ देवर जी, अभी छोटी है लेकिन देखते ही देखते आपकी जितनी बड़ी हो जाएगी। अरे भाभी, आप भी कैसी बातें करती हो, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ सब संभालो, मैं घर जाकर मम्मी और बेबी के स्वागत की तैयारी करती हूँ। सचिन, तुम अस्पताल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना और पापा को घर भेज देना, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कोमल सबसे पहले घर पहुंचती है और बेबी के स्वागत की तैयारियों में लग जाती है। वो मन ही मन सोचती है, सचिन इतनी सुबह बेबी की ड्रेस लेकर आया था, लगता है हमारे घर में सच में राधा रानी आई है। मैं पूरी सजावट पिंक कलर से करूंगी। कोमल घर को पिंक गुब्बारों से सजाती है। कमरे में बेबी की तस्वीर लगती हैं और पूरे घर में गुब्बारे ही गुब्बारे नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजता है। सचिन, शिवम और बाकी लोग अस्पताल से वापस आ जाते हैं। कोमल पड़ोसनों को भी बेबी के वेलकम के लिए बुला लेती है। कोमल बड़े धूमधाम से बच्ची का स्वागत करती है। सब लोग बैठते हैं और वो सबको चाय पानी देती है। अरे देखो तो सरला के आसपास हमेशा कोमल ही घूमती रहती है, और देखो ये बच्ची बिल्कुल कोमल जैसी लग रही, कितनी प्यारी है, कितनी मासूम सी। हाँ तुम सही कह रही हो। वैसे सरला मानना पड़ेगा, तेरी बहू सच में बहुत अच्छी। तूने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, वरना आज के जमाने में अगर कोई और बहू होती तो या तो घर छोड़कर चली जाती या फिर तुझे ही घर से बाहर निकाल देती। लेकिन तेरी बहू हर वक्त तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। पिंकी की बात सुनकर सबकी नजरें कोमल की तरफ चली जाती हैं। सही कहा आप सबने। सच में हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। हाँ हाँ भाई, देखना पड़ेगा ना किसकी बीवी है, अच्छी तो होगी ही। अरे करोड़ों में एक है मेरी बहू, हाथ में दिया लेकर ढूंढी मैंने ऐसी बहू। सच में कोमल जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। इसने हम सब की सोच बदल दी, इसने हमें सही और गलत का फर्क समझाया है। दादी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सब लोग उस नन्ही बच्ची को खूब प्यार करते हैं। घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। आज सरला और राजेश बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें इतना समझदार और साथ देने वाला परिवार मिला है।